हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो सेकंड पेपर है हिस्ट्री सब्जेक्ट के, एक टॉपिक है सिखों, जाटों और मराठाओं का उदय, शिवाजी के विजय अभियान एवं प्रशासन। इस टॉपिक के बारे में आप अध्ययन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप चाहे यूपीएससी, आरपीएससी या किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है। भारत के इतिहास में ये टॉपिक पूछा जाता है। शिवाजी से अक्सर क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आपके लिए बहुत लाभदायक होगा और अपनी तैयारी को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सिखों, जाटों और मराठों का उदय, शिवाजी के विजय अभियान कौन कौन से हैं और शिवाजी का प्रशासन है वो किस तरह का है, इन सभी के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिखों का उदय, राइज ऑफ सिख। देखिए, सिख धर्म की नींव है 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव ने रखी। तो सिख धर्म की स्थापना है वो किसने की थी? 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। उन्होंने भक्ति आंदोलन के प्रभाव में आकर धार्मिक, सामाजिक और नैतिक सुधारों का संदेश दिया। तो गुरु नानक देव जी ने धार्मिक, सामाजिक और नैतिक सुधारों का क्या दिया? संदेश दिया। 10 गुरुओं की परंपराओं के बाद सिख धर्म में लगातार गुरु आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे लगातार 10 गुरु आते हैं। 10वें गुरु होते हैं गुरु गोविंद सिंह, जिनका समय काल है 1675 से 1718 ईस्वी। ने सिखों को एक सैन्य संगठित शक्ति के रूप में बदला। देखिए, सिख जो है वो संगठित सैन्य शक्ति के रूप में किसने बदले? गुरु गोविंद सिंह जी ने बदले। और ये कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं खालसा पंथ की स्थापना कब होती है? 1699 में। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में आनंदपुर साहिब में बैसाखी के अवसर पर खालसा पंथ की स्थापना की। यह एक सैन्य समुदाय था जिसने अत्याचारों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष किया। यानी जहाँ भी अत्याचार हो रहे थे, उन अत्याचारों को रोकने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की गई। पंच प्यारे के बारे में अगर हम बात करें तो 5 प्यारे कौन कौन हैं? दया सिंह, धर्म सिंह, मोहन सिंह, साहब सिंह और हिम्मत सिंह को सबसे पहले खालसा घोषित किया गया, जिन्हें पंच प्यारे के रूप में हम जानते हैं। कौन कौन है? एक बार दोबारा सुनिए। दया सिंह, धर्म सिंह, मोहन सिंह, साहब सिंह और हिम्मत सिंह को खालसा घोषित किया गया। इन्हीं को पंच प्यारे के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करें बंदा सिंह बहादुर के बारे में, जिसका समय काल 1670 से 1716 ईस्वी तक इनका रहा। देखिए, गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर ने नेतृत्व संभाला सिख धर्म का। उन्होंने सामंती व्यवस्था को चुनौती दी। जमींदारों और मुगल अधिकारियों को इन्होंने लड़ाई के माध्यम से हराया। 1709 में सरहिंद विजय के बाद कई क्षेत्रों पर इन्होंने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। 1716 में मुगलों ने बंदा बहादुर को क्या बंदी बनाकर उनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। तो इनका जो अंतिम समय है वो मुगलों ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने मुगल नीति का बहुत ज़्यादा क्या किया था? विरोध किया था। और ये बाद में मुगलों से क्या करते हैं? अंत में हार जाते हैं और मुगलों ने मार देते हैं। अब हम बात करते हैं मिसल व्यवस्था और सिख साम्राज्य के बारे में। मिसल व्यवस्था क्या थी और सिख साम्राज्य क्या था, इसके बारे में हम बात करते हैं। 18वीं सदी में 12 मिसलों सैनिक संघों में बट गए। यानी सिख जो है वो 12 मिसल, यानी 12 जो है अलग अलग जो थे सिख वर्ग में बट गए, ऐसे मान सकते हो आप, सैनिक वर्ग में बट गए। प्रत्येक मिसल का अपना सरदार होता था। प्रत्येक मिसल का क्या था? अपना सरदार था। या प्रत्येक जो संगठन था उसका अपना एक मुखिया था। लेकिन संकट में सभी एकजुट हो जाते थे। यानी अगर ऐसा लगता था कि भाई संकट आ रहा है, तो वो सभी एकजुट होकर क्या करते थे? समस्या का सामना करते थे। अंततः महाराजा रणजीत सिंह 1799 से 1839 इनका समय काल रहा है। सभी मिसलों को एकजुट कर लाहौर को राजधानी बनाकर सिख साम्राज्य की क्या की? स्थापना की। तो महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो अपने आप में एक बहुत अच्छे राजा थे और इन्होंने सिख साम्राज्य की क्या की? स्थापना की। महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बात करें तो औरंगजेब के अत्याचारों के खिलाफ सिखों ने संघर्ष किया।
बंदा सिंह बहादुर 1670 से 1716 ने गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद नेतृत्व किया, सिखों का नेतृत्व किया। 1709 में बंदा बहादुर ने सरहिंद पर आक्रमण कर उसे विजय प्राप्त की। मुगलों द्वारा 1716 में बंदा बहादुर को बंदी बनाकर मार दिया गया और 18वीं शताब्दी में सिख नस्लों में सैनिक दलों में संगठित हुए और महाराजा रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य की क्या की स्थापना की। सिख धर्म के उदय के बाद क्या परिणाम निकले? पंजाब में सिखों की शक्ति का क्या हुआ? उदय हुआ और महाराणा रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य की स्थापना की और समय काल रहा 1799 से 1839 ईस्वी तक। यह सिखों के उदय का क्या था? परिणाम था। अब हम बात करें जाटों के उदय के बारे में, यानी जाटों के राइज ऑफ जाट्स के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जाट मूलतः उत्तर भारत के कृषक समुदाय थे। ये जो मूलतः क्या काम करते थे? खेती करते थे। जाट एक कृषक समुदाय थे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में बसे थे। औरंगजेब की कठोर धार्मिक नीति और करों की अधिकता ने विद्रोह को जन्म दिया। औरंगजेब जो है वह उसने कठोर धार्मिक नीति को अपनाया, तो हिंदुओं से बहुत ज़्यादा क्या करने लगा? विरोध करने लगा। उनकी जो सांस्कृतिक धरोहर है उनको नष्ट करने लगा और उसने टैक्स को बढ़ा दिया, जिससे जाटों में क्या हो जाता है? विद्रोह उत्पन्न हो जाता है। और जाटों के प्रमुख विद्रोह के बारे में यदि हम बात करें कि भाई प्रमुख विद्रोह इसके कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम गोकुला जाट के बारे में बात करते हैं। 1669 इनका समय रहा है। मथुरा क्षेत्र के जाट थे। औरंगजेब के शासन के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया, परंतु मुगलों द्वारा पराजित होकर यह क्या है? मारे जाते हैं। मुगलों ने उन्हें पराजित किया और इन्हें मार दिया, गोकुला जाट को। ये कहाँ के रहने वाले थे? मथुरा क्षेत्र के। नेक्स्ट है दूसरे फिर राजा राम जाट के बारे में बात करते हैं। 1670 से 1688 में गोकुला के बाद विद्रोह का नेतृत्व, यानी जाटों के जो जो विद्रोह उत्पन्न हुआ था औरंगजेब के समय, उसका नेतृत्व किसने किया? राजा राम जाट ने किया। उसने मुगल अधिकारियों की हत्या कर आगरा पर धावा बोला और 1688 में उसे धोखे से पकड़कर क्या दे दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। देखिए, आप अगर हम इतिहास को झांक देखेंगे तो जितने भी अच्छे योग्य लोग हुए उन्हें कहीं ना कहीं धोखे से ही क्या किया गया है? मारा गया है। तीसरे हैं राजा सूरजमल 1707 से 1763 में। सबसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध जाट शासक कौन है? महाराजा सूरजमल हैं। इन्हें जाटों का प्लेटो कहा जाता है। इन्होंने भरतपुर राज्य की क्या की? स्थापना की। दिल्ली, आगरा, मथुरा, फतेहपुर सीकरी पर कई बार अधिकार किया। अफगान आक्रमणों के समय पानीपत के तीसरे युद्ध में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो महाराजा सूरजमल जो थे वो सबसे प्रसिद्ध जाट शासक हैं और इन्हें जाटों का क्या कहा जाता है? प्लेटो इनको कहा जाता है। आगे हम बात करें प्रशासनिक विशेषताओं के बारे में। यदि हम बात करें तो देखिए, जाटों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी कैसी थी? इन्होंने स्वव्यवस्थित कर प्रणाली को लागू किया। ऐसा नहीं है कि किसान पर अतिरिक्त कर भार डाल दिया जाए, जिससे किसान जो है वो कर ही ना दे पाए। सिंचाई और कृषि का विकास किया और धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया। सभी धर्मों को इन्होंने सम्मान दिया। सूरजमल की उपलब्धियां क्या रही हैं? सूरजमल की उपलब्धि ये रही है कि इन्होंने भरतपुर राज्य की स्थापना की, मुगलों और अफगानों के विरुद्ध कई युद्ध लड़े, कुशल प्रशासनिक व्यवस्था अपनाई, कृषि, सिंचाई, न्याय और सेना में इन्होंने क्या किया? सुधार किया। तो ये सूरजमल की क्या थी? उपलब्धि थी। अब हम बात करते हैं मराठों का उदय के बारे में, राइज ऑफ मराठास। देखिए, मराठा जो है वो दक्षिण भारत के महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर इनका उदय होता है। तो दक्षिण भारत में मुगलों के शासन के विरुद्ध विद्रोह की भूमि थी। मराठा समाज ने स्थानीय प्रशासन और भूमि व्यवस्था में भागीदारी के कारण सामर्थ्य विकसित कर लिया। मराठा जो सरदार थे वो स्थानीय प्रशासन में अच्छे पदों पर थे और उनका भूमि व्यवस्था में भागीदारी थी, तो उन्होंने अपने आप को सुदृढ़ बनाकर और उन्होंने मराठा साम्राज्य की क्या की? स्थापना की। मराठा साम्राज्य की स्थापना में सबसे प्रमुख योगदान है शिवाजी का। इनका समय काल रहा है 1630 से 1680 में। इनके जीवन परिचय के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ। कहाँ पे हुआ? शिवनेरी दुर्ग में। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले थे, जो बीजापुर दरबार में एक सरदार थे। इनकी माता का नाम जीजाबाई था। ये शिवाजी की धार्मिक और प्रेरणा स्रोत रही हैं। और इनके दादाजी का नाम था गुरु का नाम था दादोजी कोंडदेव। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? दादोजी कोंडदेव इनके गुरु का नाम था। अगर हम शिवाजी के विजय अभियानों के बारे में बात करें तो प्रारंभिक विजय अभियान था 1640 में तोरण दुर्ग पर इन्होंने अधिकार किया। फिर राजगढ़, सिंहगढ़ जैसे किलों पर इन्होंने नियंत्रण स्थापित किया। बीजापुर से संघर्ष होता है। बीजापुर के आदिल शाही सुल्तानों से ये संघर्ष करते हैं और अफजल खां का वध किया जाता है 1669 में। ये एक प्रमुख घटना है।
बागनग से अफजल खां की क्या करते हैं शिवाजी, वध कर देते हैं। यह इनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। अगला है मुगलों से संघर्ष। औरंगजेब के प्रतिनिधि शाइस्ता खान को पुणे से खदेड़ दिया 1663 में। 1664 में उन्होंने सूरत पर धावा बोला। 1665 में जयसिंह फर्स्ट के साथ पुरंदर की संधि करते हैं। शिवाजी ने 23 किले मुगलों को सौंप दिए और पुत्र संभाजी को मुगलों के पास भेजा। 1666 में आगरा में औरंगजेब से भेंट की और एक औरंगजेब द्वारा इनको क्या कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है और अपनी चतुराई से क्या बाहर निकल कर आ जाते हैं। फिर दक्षिण अभियान में शिवाजी जुट जाते हैं। 1676 से 1678 में कर्नाटक तक सफल सैन्य अभियान चलाया शिवाजी ने। बीजापुर और गोलकोंडा से इन्होंने संधियां की। शिवाजी का राज्याभिषेक होता है 6 जून 1674 को। कब? 6 जून 1674 को रायगढ़ दुर्ग में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ और इन्होंने छत्रपति की क्या ली उपाधि प्राप्त की। तो शिवाजी जो है वो रायगढ़ दुर्ग में छत्रपति की उपाधि को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अगर हम शिवाजी के प्रशासन के बारे में बात करें, देखिए यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में पूछा जाता है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए शिवाजी के प्रशासन को अष्टप्रधान मंडल के नाम से जाना जाता है। काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स, अष्टप्रधान मंडल इनको कहा जाता है। इसमें सबसे प्रमुख पद था पेशवा। पेशवा का जो वर्तमान प्रधानमंत्री है उस समय पेशवा था। अमात्य को, वित्त मंत्री को क्या कहते थे? अमात्य। विदेश मंत्री को क्या कहते थे? सुमंत। क्या बोलते थे? सुमंत। और पत्र व्यवहार में दस्तावेज जो मंत्री था उसे हम क्या बोलते थे? सचिव। सेनापति, सेना प्रमुख को सेनापति। न्याय कार्य करने वाले व्यक्ति को न्यायाधीश। गुप्तचर एवं प्रशासन कार्य करने वाले व्यक्ति को मंत्री और धार्मिक एवं दान कार्य करने वाले व्यक्ति को पंडित राव कहा जाता था। दोबारा सुनिए, प्रधानमंत्री को पेशवा, वित्त मंत्री को अमात्य, विदेश मामलों के मंत्री को सुमंत, पत्र एवं दस्तावेज वाले व्यक्ति को सचिव, सेना प्रमुख को सेनापति, न्यायाधीश न्याय कार्य करने वाले को न्यायाधीश, गुप्तचर और प्रशासनिक कार्य करने वाले को मंत्री और धार्मिक एवं दान कार्य करने वाले व्यक्ति को पंडित राव के नाम से जाना जाता था। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन है भूमि और कर प्रणाली के बारे में। भूमि माप प्रणाली अकबर से प्रेरित थी। मुगलों की जो भूमि माप प्रणाली थी वो किससे प्रेरित थी? अकबर से प्रेरित थी। कर की दर भूमि की उपज पर आधारित थी और मराठों ने चौथ कर वसूल किया। चौथ कर शत्रु राज्य से लिया गया 25% जो कर था वो क्या था? चौथ कर था। मराठों ने सरदेशमुखी टैक्स भी लिया जो 10% था। मराठों के पारंपरिक अधिकार के रूप में, सुरक्षा के रूप में जो है वो सरदेशमुखी कर 10% लिया जाता था। अपने राज्य के अंतर्गत वो क्या करते थे? 10% क्या करते थे? वो कर लेते थे, जिसका नाम था सरदेशमुखी कर। मराठों के सैन्य संगठन के बारे में बात करें तो घुड़सवार सेना पर विशेष उन्होंने ध्यान दिया। दुर्ग नीति, किलों की सुरक्षा पर उन्होंने ध्यान दिया। अनुशासन और नियमित वेतन पर इन्होंने बल दिया। धार्मिक नीति के बारे में बात करें मराठों की तो धर्मनिरपेक्ष थे। हिंदू मुस्लिम दोनों को प्रशासन में इन्होंने स्थान दिया और किसी भी धर्म स्थल को उन्होंने क्षति नहीं पहुंचाई और औरंगजेब के कट्टर रवैये का इन्होंने सफलतापूर्वक क्या किया? विरोध किया मराठों ने। अब हम देखिए एग्जाम ओरिएंटेड परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। खालसा पंथ की स्थापना कब होती है? 1699 में। बंदा सिंह बहादुर की मृत्यु कब होती है? 1716 में। भरतपुर राज्य की स्थापना कौन करता है? राजा सूरजमल। शिवाजी का राज्याभिषेक कब होता है? 1674 में। पुरंदर की संधि कब होती है? 1665 में। अफजल खां का वध कब होता है? 1659 में। और अष्टप्रधानों की संख्या कितनी थी? 8 थी। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए निष्कर्ष के रूप में यदि हम बात करें तो सिख, जाट, मराठों का उदय मुगल साम्राज्य की कमजोर शक्ति का परिणाम था। यानी सिखों का उदय, जाटों का उदय और मराठों का उदय जो था वो मुगल साम्राज्य जब कमजोर पड़ जाता है तो उसके बाद इनका क्या होता है? उदय होता है। शिवाजी जैसे नेताओं ने न केवल स्वतंत्रता की नींव रखी बल्कि संगठित प्रशासन, समाज निर्माण का उदाहरण भी प्रस्तुत किया। इन शक्तियों के उदय ने भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों की बहुलता को जन्म दिया जो आने वाले समय में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के संघर्ष में क्या बनी? सहायक बनी। तो कहीं न कहीं इन तीनों शक्तियों का उदय जो था वो मुगलों का विरोध था और मुगलों के जो सफलतापूर्वक इन्होंने विरोध किया और मुगल शक्ति को क्या किया? कमजोर किया। तो इस तरह से दोस्तों हमने एक शॉर्ट टाइम में इस चैप्टर को क्लियर किया। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और जो भी स्टूडेंट हिस्ट्री सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें।
हिस्ट्री सब्जेक्ट के अन्य टॉपिक्स की क्लास भी ली हैं हमने, उनको आप ज़रूर देखिए, तो आपके जो स्कूल लेक्चरर की जो तैयारी चल रही है, पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी चल रही है, उसमें वो सारी क्लासेस क्या होंगी, लाभदायक होंगी। एक फास्टली रिवीजन के रूप में भी आपको ये क्या है, बहुत ज़्यादा लाभ देंगी। अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।